दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। कथा कहानी में आज प्रस्तुत करेंगे अपनी कहानी कुड़ी मार। यह कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है। कुड़ी मार पंजाबी शब्द है। कुड़ी का मतलब लड़की, मार का मतलब हत्या करने वाला, लड़की की हत्या करने वाला है। इसके शीर्षक को जो है इस रूप में समझिएगा। ये कहानी नया ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई थी मार्च 2008 के अंक में। रविंद्र कालिया जी उस समय नया ज्ञानोदय के संपादक हुआ करते थे। तो कहानी थोड़ी लंबी है, अंत तक सुनिएगा तो आप इसका मर्म समझ पाएंगे। शुरू करते हैं कहानी कुड़ी मार। वह नहर के किनारे खड़े होकर उसमें बहते पानी को बड़े गौर से देख रहा है। उसे देख कर लगता है कि उसकी कोई चीज़ पानी में खो गई है। नहर का गंदा पानी मंथर गति से बह रहा है। नहर जो कि शहर के बीच से निकली है, लेकिन किसी गंदे नाले की तरह हो गई है। उसमें लोग कूड़ा करकट भी फेंक देते हैं और गंदा पानी तो फेंकते हैं। हालांकि उसका पानी सिंचाई के लिए है। वह अक्सर यहाँ आकर खड़ा हो जाता है और घंटों नहर के पानी को देखता रहता है। कभी कभी अचानक चिल्ला पड़ता है, हाँ हाँ, मैं कुड़ी मार हूँ, मैं कुड़ी मार हूँ, मैंने कुड़ी मारी है। लेकिन सभी कुड़ी मार हैं। यह कुलदीप सिंह है। कुछ दिन पहले जेल से छूट कर आया है। तब से अक्सर इस तरह वह नहर के पास जाता है और बोलता रहता है और अक्सर एकांत में रहना पसंद करता है। उसे लगता है कि उसके कान के पास कोई कुड़ी मार बार बार कह रहा है। उसके कानों में ऐसा गूंजता रहता है। वह काफ़ी देर तक इसे बर्दाश्त करता है, लेकिन जब सहन नहीं होता तो चीख पड़ता है कि हाँ हाँ, मैं कुड़ी मार हूँ, मैं कुड़ी मार हूँ, सभी कुड़ी मार हैं। लोग समझते हैं कि जेल में रहकर उसका दिमाग खराब हो गया है या वह पागल हो गया है। दरअसल वह नहीं चाहता कि दरअसल वह नहीं चाहता था कि उसको तीसरी बेटी हो, उसके यहाँ तीसरी बेटी का जन्म हो। बेटे की चाहत में उसकी पत्नी कुलवंत कौर एक बार फिर उम्मीद से हुई तो यह सोचकर वह परेशान रहता। कुलदीप सिंह की लड़कियों से ना तो चिढ़ थी, ना ही वह लड़कियों से नफरत ही करता था। वह अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था। वह लोगों से कहता भी था कि हमारी बेटियां ही बेटा हैं, इन्हीं को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना है, किसी काबिल बनाना है। आजकल बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जो काम बेटे करते हैं वो बेटियां कर रही हैं, बल्कि लड़कियां 2 कदम आगे हैं। वह गर्व से कहता कि सानिया मिर्ज़ा को देखो, माँ बाप का ही नहीं पूरे देश का रोशन कर रही है। सवाल मौका, अवसर, समानता और आज़ादी मिलने का है। लड़कियों को भी यदि लड़कों जैसा महत्व दिया जाए, आज़ादी दी जाए, वैसी ही परवरिश की जाए, तो वह सब हासिल कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। अपनी इसी सोच की वजह से वह तीसरा बच्चा पैदा करने के हक में नहीं था, लेकिन उसकी घरवाली और माता पिता चाहते थे कि एक बेटा पैदा हो जाए। बेटा नहीं होगा तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, वंश कौन चलाएगा। इन सवालों का जवाब वह केवल इतना कहकर देता कि ज़माना बदल गया है, लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं। लेकिन हर कोई उसके तर्क को खारिज कर देता और वह विवश हो जाता। वह अपनी पत्नी से कहता कि हमारी आर्थिक स्थिति एक और बच्चे की इजाज़त नहीं देती। बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम अच्छी तरह से जानती हो। पहले ही घर की सारी जमा पूंजी अपनी 5 बहनों की शादी करने में गंवा चुका हूँ। उसकी पत्नी उसकी बातों को ध्यान से सुनती और चुप रहती। वह भी सोचती कह तो ठीक ही रहे हैं, लेकिन वह एक बेटे की इच्छा को दबा ना पाती। दूसरी ओर पति की बात से सहमत भी थी। यही कारण था कि उसने बेटे के लिए कभी जिद नहीं की, लेकिन परिवार वालों का दबाव और पड़ोसियों का तंज उससे बर्दाश्त ना होता। उसे निपुती कहा जाता तो वह तिलमिला उठती। वह तो लोगों को सुनाती हुई कहती भी थी कि 2-2 फूल जैसी बच्चियों को पैदा किया है, बांझ नहीं हूँ मैं। कहने वाले पहले अपनी तरफ देखें, लेकिन इससे उसके दिल को तसल्ली न होती। उसे भी लगता कि बिना बेटे के जीवन निर्वाह मुश्किल होगा। बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, फिर उनका क्या होगा। वह तो बुढ़ापे में अकेले ही रह जाएंगे।
कुलदीप के पिता करतार सिंह एक मामूली किसान थे, लेकिन उन्होंने 3 बेटे और 5 बेटियां पैदा कर दी। इतने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने और उन्हें किसी काबिल बनाने में ही सारी ज़मीन बिक गई। आज कुलदीप के सभी भाई एक अदद नौकरी के मोहताज हैं। ज़मीन बिकने, गांव छोड़ने का दर्द और मजदूर बनने की पीड़ा कुलदीप के जहन में नसूर बनकर रह गई है। जब भी उनकी याद आती है वह तड़प उठता है और लंबी सांस लेकर कहता है, काश पिताजी इतने बच्चे नहीं पैदा किए होते। एक हादसे में चोट लगने के बाद कुलदीप के पिता ने चारपाई पकड़ ली तो बहनों की शादी की जिम्मेदारी तीनों भाइयों पर आ गई। सभी ने मिलजुल कर अपनी औकात से अधिक खर्च करके बहनों का विवाह किया, लेकिन एक भी बहन अपने घर खुश नहीं है। एक का तलाक हो गया, एक ने ससुराल वालों से प्रताड़ित होने के बाद आत्महत्या कर ली। बाकियों की जिंदगी भी खुशहाल नहीं है। इनकी वजह से भी कुलदीप को बहुत पीड़ा मिलती है। वह सोचता है, काश वह इतनी बहनों का भाई ना होता। अभी उसे अपना दुख और बहनों का भी दुख सहना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से उसने तय किया था कि वह 2 बच्चे ही पैदा करेगा, चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन 2 बेटियों के बाद जब उसे तीसरे बच्चे को इस दुनिया में लाना पड़ा तो वह विचलित हो गया। एक दिन उसने अपनी चिंता अपने एक दोस्त को बताई। दोस्त ने सलाह दी कि वह लिंग परीक्षण करवा ले, यदि लड़की हुई तो गर्भपात करवा दे। कुलदीप को दोस्त की बात अच्छी नहीं लगी। वह गर्भपात के पक्ष में कभी नहीं रहा। उसकी नज़रों में यह एक हत्या और पाप है। वह यह पाप नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं था कि वह बच्चे को इस दुनिया में आने दे। उसने इसकी चर्चा कुलवंत से की तो उसने भी झिड़क दिया। बोली, यह क्या फालतू का सोचते रहते हैं आप? कुड़ी हो या मुंडा, है तो अपना ही खून ना। उसकी हत्या हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन यदि फिर बेटी हो गई तो? कुलदीप ने अपनी आशंका प्रकट की। तो पाल पोस लेंगे। यदि एक बेटा पाल पोस सकते हैं तो एक बेटी और क्यों नहीं, लेकिन गर्भपात कभी नहीं। कुलवंत ने पूरी गंभीरता से अपना निर्णय सुना दिया। इससे कुलदीप परेशान हो गया। उस समय तो वह चुप्पी लगा गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह फिर गर्भपात के मुद्दे पर आ गया। भी इस बार भी मियाँ बीवी में काफ़ी बहस हुई और अंततः हथियार कुलवंत को ही डालना पड़ा। आखिरकार कुलदीप ने तय कर ही लिया कि वह डॉक्टर से मिलेगा। पत्नी को लेकर वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने भ्रूण परीक्षण करने से साफ इनकार कर दिया। यह भी बताया कि यह कानूनी जुर्म है। इस पर कुलदीप ने डॉक्टर से सवाल कर दिया कि डॉक्टर साहब, सभी तो ऐसा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस पर डॉक्टर नाराज हो गया। उसने धमकी दी कि यदि उसने फिर ऐसी बात कही तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगी। कुलदीप सिंह डर गया और घर आ गया। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि लोग किस डॉक्टर के पास जाते हैं जो लिंग परीक्षण करके गर्भपात भी कर देता है। वह सोचता रहा कि यदि डॉक्टर लिंग परीक्षण नहीं करते तो प्रदेश में इतनी तेजी से महिला पुरुष अनुपात घट क्यों रहा है। उसे अखबार में पढ़ी वह खबर याद आई कि कन्या भ्रूण हत्या में प्रदेश अव्वल है। वह सवाल करता है कि लिंग परीक्षण ही नहीं होता तो कन्या भ्रूण हत्या कहाँ से हो रही है। उसे ध्यान आया कि जितनी अस्पतालों में वह गया है वहाँ यह जरूर लिखा होता है कि इत्थो लिंग परीक्षण नहीं कीता जांदा। यहाँ लिंग परीक्षण नहीं किया जाता। यह कानूनी जुर्म है। करने और कराने वाले को सजा हो सकती है। कुलदीप सोचता कि फिर भी लोग कन्या भ्रूण हत्या करा और कर रहे हैं। एक दिन तो उसने अखबार में पढ़ा कि लोग इंटरनेट से जानकारी लेकर अमेरिका से कोई किट मंगाकर कन्याओं को पेट में ही मार डाल रहे हैं। उसने सोचा वह भी इंटरनेट से इस जानकारी को हासिल करेगा। उसने अखबार में से उस वेबसाइट का नाम भी नोट कर लिया। अगले दिन वह साइबर कैफ़े गया। 1 घंटे तक मगजमारी करता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हार कर घर आ गया। कुलदीप सिंह को अपने गांव का हाकम सिंह याद आया। उसने अपनी पत्नी का 3 बार गर्भपात कराया था, क्योंकि उसकी पत्नी के गर्भ में लड़कियां थीं। यह बात उसे लिंग परीक्षण से ही पता चली थी। चौथी बार जब उसे लिंग परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि उसकी घरवाली के गर्भ में लड़का है, तभी उसने उसका गर्भपात नहीं कराया था। एक बार हाकम सिंह की पत्नी हरदीप को ने उससे कह दिया कि उसे एक बेटी चाहिए। इस पर वह बिफर गया। गुस्से में घरवाली को गालियां दी और उसकी पिटाई भी की। इसके बाद से हरदीप को
कि उससे अपनी चाहत को बताने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार हाकम सिंह किसी से डींग मार रहा था कि उसे बेटी सेठी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटी को पालो पोसो, लिखाओ पढ़ाओ, ब्याह स्याह करो, किसी हरामी के साथ विदा कर दो, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम भी तो किसी की बेटी अपने बेटे के लिए लाओगे। मेरी बात और है। लेकिन यदि तुम्हारे जैसे ही सभी सोचने लगें और करने लगें तो इस दुनिया के सभी बेटे कुंवारे रह जाएंगे। रह जाएं मेरी बला से, मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। तुम्हें बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? हाकम सिंह कहता, बेटियां कई बार माँ बाप की नाक कटवा देती हैं, प्यार श्यार कर बैठती हैं, रोको तो भाग जाती हैं, इससे कितनी बदनामी होती है। जब यही नहीं रहेंगी, घर से बाहर नहीं रहेंगी, बेटी घर से निकलती है तो उसे सोहदे छेड़ते हैं, कई बार गुंडे उठा ले जाते हैं, बलात्कार कर देते हैं। इससे इनके माँ बाप को कितना शर्मसार होना पड़ता है। इससे तो अच्छा ही है कि इन्हें पैदा ही ना किया जाए। कुलदीप सिंह सोचता, ऐसा क्यों होता है? बलात्कार औरत से ही क्यों होता है? बलात्कार होने पर औरत की ही इज्जत क्यों जाती है? उसी के माँ बाप को क्यों शर्मसार होना पड़ता है? रही बात प्यार की, तो इसमें दोष क्या है? प्यार तो रब की अनमोल देन है। आदमी अपने अहम में समझ नहीं पाता, तभी तो प्रेमियों को भागना पड़ता है या फिर जान देनी पड़ती है। इसमें लड़कियों का क्या दोष है? दोष तो हमारे समाज में है, हमारे मन में है, हमारी सोच में है, और सजा औरत को दे रहे हैं। आखिर कब तक यह चलेगा? कहाँ जाकर रुकेगा यह अन्याय? कुलदीप सिंह को किसी का कहा याद आया कि राजे रजवाड़े पैदा होते ही बेटियों को मार डालते थे। उनके यहाँ तो बकायदा एक दाई हुआ करती थी, जिसे यह साफ हिदायत होती थी कि यदि रानी या ठकुराइन को बेटी पैदा हो तो उसका तुरंत काम तमाम कर दिया जाए। दाई बेटी पैदा होती ही उसे मार डालती थी और कह देती थी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। कैसे औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, या बना दी जाती है। यदि दाई नवजात बच्ची की हत्या न करती तो क्या वह जीवित रह सकती थी? जाहिर है अपनी जान बचाने के लिए वह बच्चियों को मार डालती थी। ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि कई दाइयों ने कई बार नवजात बच्चियों को बचाया भी है, किसी और को देकर। कुलदीप सोचता कि यदि राजे रजवाड़े ऐसे थे तो प्रजा कैसी रही होगी। वो ऐसा क्यों करते थे? कुलदीप ने उस आदमी से पूछा था। क्योंकि यदि किसी राजा के यहाँ सुंदर कन्या हुई तो दूसरा राजा उसके राज्य पर आक्रमण कर देता था और उसकी बेटी से जबरन शादी करता था। इस कारण राजा बेटी पैदा ही नहीं करते थे। उस समय लिंग परीक्षण नहीं होता था, अतः उन्होंने बच्चियों को पैदा होते ही मार डालने की प्रथा बना डाली या इसकी व्यवस्था कर डाली थी। चलो वह तो राजा थे, लेकिन प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, कहावत ऐसे ही थोड़े कही गई है। उसका कुछ तो मर्म होगा ही। प्रजा प्रजा की बेटियों पर राजा, सामंत, जमींदार, सेनापति और अन्य सरकारी अधिकारी बुरी निगाह रखते थे। इन्हें किसी की कोई लड़की पसंद आई नहीं, उसे उठवा लेते थे। ऐसे में कौन है जो बेटी पैदा करना चाहे? हमारा समाज कहने को आज आधुनिक हो गया है, लेकिन औरत को लेकर उसका नज़रिया अब भी तंग है और नहीं बदला है। पहले दबंग लोग दूसरों की बहू बेटियों से बलात्कार करते थे। आज तो हालात यह है कि घर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पिता, चाचा और भाई तक की निगाहें गंदी हो गई हैं और शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। ऐसे में कौन बेटी पैदा करना चाहेगा? बेटी जवान हुई नहीं कि माँ बाप के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। माना कि आज लड़कियां घर के बाहर निकल रही हैं, लेकिन वह कितनी सुरक्षित है? छोटे शहरों, कस्बों, गांवों को छोड़ भी दें तो महानगरों तक में लड़कियों की आबरू सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि लड़कियों को लेकर हमारा डर, हमारी कुंठा, हमारे डीएनए जीन में समा गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी बहु बेटियों पर हुए अत्याचार से हमारे मन में बेटियों की एक निरीह और प्रताड़ित, पीड़ित स्त्री की छवि बन गई है। आज हम इस छवि से भागने के लिए ही भ्रूण हत्या कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत अपना नज़रिया बदलने की है। उसने कहना जारी रखा, हमारे प्रदेश में यह कुप्रथा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यह सीमा प्रांत क्षेत्र रहा है। विदेशियों के अधिकतर हमले इधर से ही हुए हैं। उनका हमला देश पर ही नहीं, हमारी बहु बेटियों की आबरू पर भी होता था।
जब जब ऐसा होता कई माँ बाप यह कसम खाते कि वह बेटी नहीं पैदा करेंगे। फिर हुआ देश का बंटवारा, यह प्रांत विभाजित हो गया, सांप्रदायिक दंगे हुए, तो उसकी सबसे ज़्यादा मार बहू बेटियों पर पड़ी। कितनी महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपनी जान ले ली और कितनों की असमत लूट ली गई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस दुर्घटना के बाद भी कई माँ बाप ने यह कसम खाई कि वह बेटी नहीं पैदा करेंगे। कालांतर में यही कसम हमारे डीएनए में समा गई और अशिक्षा, गरीबी, दहेज और अन्य आधुनिक बुराइयों ने उसे मानसिक रूप से मजबूत कर दिया। परिणाम आज कन्या भ्रूण हत्या रोके नहीं रुक रही है। राज्य में 1000 पुरुष पर 775 महिलाएं हैं। दिनों दिन यह स्थिति भयावह ही होती जा रही है। यह धरती हीर रांझा की है, सोनी महिवाल की है। आज यह किस्से बन गए हैं। हम इन्हें सम्मान से सुनते देखते हैं, इनका आदर करते हैं और पूजने की हद तक चाहते हैं। कभी इन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया था, लेकिन तब जमाना इनके खिलाफ था। यह एक दूसरे से मिल नहीं पाए। यही हालत आज भी है। प्रेम करने वालों को हमारा समाज आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्रेमी युगलों को आए दिन जहर देकर मार दिया जाता है या जहर खाकर जान देनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रेम जमाने को स्वीकार नहीं होता। लड़की के प्यार की भनक लगते ही पहले तो माँ बाप भाई उसे पीट पीट कर सही करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी यदि वह नहीं मानती तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, और यदि मान जाती है तो पूरी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ जीवन व्यतीत करती है जिसे वह चाहती ही नहीं, प्यार ही नहीं करती। उसके सीने में एक याद हमेशा सूल की तरह चुभती रहती है, जिसकी पीड़ा को वह आंसू के रूप में भी नहीं व्यक्त कर पाती है। फिल्मों की नायक नायिका को हम बेशक समर्थन देते हैं, लेकिन जब वही कहानी हमारे घर में घटित होती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम खलनायक से बड़े हैवान हो जाते हैं। हमारी क्रूरता, हिंसा की सारी हदें पार कर जाती हैं। हमारे समाज को इस दोहरे चरित्र को त्यागना होगा। सृष्टि के लिए जितना पुरुष जरूरी है उतना औरत भी। फिर दोनों के साथ समान व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? बेटी होते हुए भी बेटे की आकांक्षा क्यों? यदि हमने अपना नजरिया नहीं बदला और कन्या भ्रूण हत्या इसी तरह होती रही, एक दिन यह मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। कुलदीप सिंह सोचता है कि बेटी को पेट में मारना पाप है और अपराध भी, लेकिन मेरे लिए ही क्यों? सभी तो गर्भ में बेटियों को मार डाल रहे हैं। फिर मेरे तो 2 बेटी पहले से ही है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे 2 बेटी हो उसे कानूनन लिंग परीक्षण कराने और गर्भपात की छूट होनी चाहिए? कुलदीप ने किसी से यह सवाल किया था। तब लोग भी इसका दुरुपयोग करेंगे, उस व्यक्ति ने अपनी आशंका प्रकट की थी। कानून का दुरुपयोग तो अब भी हो रहा है। मेरी समझ में कानून न्यायसंगत होना चाहिए। जिसे 2 बेटियां हों उसे लिंग परीक्षण और गर्भपात की छूट मिलनी ही चाहिए, कुलदीप सिंह ने पूरे आत्मविश्वास से कहा था। हाँ, तेरी बात में दम तो है। सरकार को इस नज़रिए से भी सोचना चाहिए, लेकिन शायद वह डरती है कि यदि यह छूट दे दी गई तो लोग इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे। फिर असली गुनाहगारों पर शिकंजा नहीं कसा जा सकेगा। सब बकवास है। कुलदीप सिंह झुंझला गया, बोला, जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई पकड़ा जाता है, न किसी को सजा होती है। मेरे बाप ने 5 बेटियां पैदा की, अब मैं 7 पैदा करूं तो समाज का संतुलन बना रहेगा? पूरे समाज का ठेका मैंने या मेरे परिवार ने ले रखा है। कहते हैं राज्य में लिंग अनुपात में भारी गड़बड़ी हो गई है। पुरुषों के मुकाबले औरतों की संख्या कम हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग बेटियों की हत्या पेट में कर दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? मैं तो डॉक्टर के पास गया तो उसने साफ कह दिया कि यह कानून अपराध है। वह लिंग परीक्षण नहीं करती। जब लिंग परीक्षण ही नहीं होता तो पेट में कन्या भ्रूण हत्या की बात कहाँ से आ गई? लेकिन नहीं, यह तो हम गरीबों के लिए है, जिनके पास पैसे हैं, जो रसूख वाले हैं। उनके लिए कानून जेब में होता है, लिंग परीक्षण भी होता है और गर्भपात भी। धनाढ़ घरों और पढ़े लिखे शिक्षित घरों में देखिए क्या संतुलन होता है, एक बेटा और एक बेटी। यह संतुलन यूं ही नहीं बन जाता, इसे बनाया जाता है, जैसे हाकम सिंह बना रहा है। कुलदीप सिंह को याद आया कि पिछले ही दिनों तो एक अखबार में यह खबर छपी थी कि पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग कन्या भ्रूण हत्या में सबसे आगे हैं। यह सोचते सोचते कुलदीप को नींद आ गई। सोते में वह सपना देखता है,
वह ऐसे लोक में चला गया है जहाँ औरतें हैं ही नहीं। वहाँ सभी आदमी उदास हैं, जिसे देखो वही मुंह लटकाए घूम रहा है। उसने सोचा, यहाँ के लोग इतने उदास क्यों हैं। उसने देखा कि यहाँ केवल आदमी ही हैं, ना औरतें हैं ना ही बच्चे। आदमी भी कोई युवा नहीं, सभी के सभी बूढ़े। उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ। जब कुछ समझ में नहीं आया तो एक आदमी से पूछ लिया। पहले तो उस आदमी ने उसे गौर से देखा और देखता रहा जैसे वह दूसरे ग्रह का प्राणी हो। फिर वह मुस्कुराया और जोर से हंसने लगा और तब तक हंसता रहा जब तक कि वह थक नहीं गया। इस बीच कुलदीप उसे आश्चर्य से देखता रहा। हंसने से वह थक गया था। हंसी थमी तो थोड़ी देर तक हाँफता रहा, फिर बोला, भाई साहब, यह तो आप जानते ही होंगे कि बिन जननी घर भूत का डेरा। जवाब में कुलदीप ने कहा, हाँ, फिर यहाँ भूतों का डेरा है। प्रत्युत्तर में वह आदमी बोला, मैं कुछ समझा नहीं। अपने ही थूक को बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतार पाया कुलदीप। भाई साहब, हमारे यहाँ औरतें नहीं हैं। बिना औरत के जीवन में उमंग होती है क्या, उत्साह होता है क्या। आदमी का प्रेम सूख जाता है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। यहाँ आप देख ही रहे हैं, हर आदमी ऐसे जी रहा है जैसे जीना उसकी मजबूरी है। बिना औरत के जीना तो जीना मजबूरी ही हो जाता है। जानते हैं, आदमी की जिंदगी औरत होती है। यदि औरत ही नहीं तो जिंदगी कहाँ। यहाँ किसी के पास जिंदगी नहीं है। सब अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। एक एक कर सभी मर रहे हैं और एक दिन सभी मर जाएंगे। फिर यहाँ कोई नहीं होगा। सृष्टि के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है उसका परिणाम भुगत रहे हैं। वह आदमी एक सांस में बोल गया और फिर हाँफने लगा। क्या यहाँ शुरू से ही औरतें नहीं थीं? कुलदीप ने सवाल किया। नहीं। फिर? यह तो हमारी बेवकूफ़ी का परिणाम है। सभी लोगों ने मिलकर कन्याओं की हत्या माँ के पेट में करनी आरंभ कर दी और आज आप देख रहे हैं कि क्या हालत है, क्या दशा है। एक दिन यहाँ भूत रहेंगे या भूत लोक कहलाएगा। वैसे तो यह आज ही भूत लोक हो गया है। यहाँ जो लोग हैं उन्हें आप इंसान नहीं कह सकते। कुलदीप सिंह की आँख खुल गई। मैंने यह सपना क्यों देखा, उसने सोचा। क्या यह कोई संकेत है? उसने इस सपने का जिक्र अपने एक दोस्त से किया तो उसने झट कहा कि हाँ, संकेत ही तो है। इस राज्य के लोग बेटियों की हत्या पेट में ही कर दे रहे हैं और बेटों की शादी के लिए दूसरे राज्यों से लड़कियां खरीद कर ला रहे हैं। यदि यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यहाँ भी ऐसी ही नौबत आ जाएगी। दोस्त की बात सुनकर कुलदीप बड़बड़ाने लगा। मेरी बला से पूरे समाज की चिंता करना मेरा ही काम तो नहीं है। मेरे यहाँ तो पहले से दो बेटियाँ हैं, मैं तीसरी और नहीं पैदा कर सकता। एक दिन कुलदीप सिंह के एक दोस्त ने उसे एक डॉक्टर से मिलवाया। वह पैसे लेकर लिंग परीक्षण करने को तैयार था। कुलदीप सिंह अगले ही दिन अपनी घरवाली को लेकर उसके क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर ने लिंग परीक्षण करके बताया कि उसकी घरवाली के पेट में बच्ची है। इस पर कुलदीप सिंह ने तुरंत कहा कि वह गर्भपात कर दे। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा 6 माह का हो गया है, अब गर्भपात नहीं हो सकता। हाँ, एक रास्ता है, इसे ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। फिर तो वह जिंदा रहेगा। कुलदीप की घरवाली का यह मासूम सवाल था। जिंदा तो तब भी रहता है जब उसकी सफाई हो जाती है, लेकिन आजकल कौन इन चक्करों में पड़ता है। हमें रब से डरना चाहिए। यह तो साफ साफ हत्या है। कुलदीप की घरवाली साफ बोल गई। आपकी मर्जी। मैंने तो 8-8 महीने की बच्चियों को ठिकाने लगाया है। यही नहीं, सामान्य प्रसवों के बाद भी हमारे यहाँ बच्चियों को ठिकाने लगा दिया जाता है, बस रकम थोड़ा ज़्यादा लगती है, डॉक्टर ने कहा था। यह अस्पताल है कि कत्लगाह? कुलवंत कौर के मुंह से बरबस ही निकल गया। उसे यह डॉक्टर साक्षात यमराज नजर आया। वह डर गई और मन ही मन सोची कि यह आदमी है कि शैतान। लेकिन यह प्रत्यक्ष कुछ बोल नहीं पाई, केवल इतना ही कहा कि आप ठिकाने लगाइए, हमें नहीं करना यह पाप। कहते हुए वह अस्पताल से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे कुलदीप भी आ गया। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आ रहा था और नहीं भी आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी ने सही किया या गलत किया है। इसी असमंजस में वह चुपचाप घर आ गया।
तब उसकी जुबान खुली, यह तुमने ठीक नहीं किया कुलवंत, और तुम ठीक करने जा रहे थे। ऐसा काम कसाई करते हैं। वह डॉक्टर तो पैसे के लिए कसाई हो गया है, हम भी वैसे हो जाएं। जब हम एक बेटा पाल सकते हैं तो एक बेटी और क्यों नहीं पाल सकते। अब जबकि वह पेट में आ ही गई है तो हम कौन होते हैं उसे मारने वाले, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। कुलदीप ने कहा, ज़रूरत नहीं है तो उसकी हत्या कर दें क्या? कुलवंत ने कहा, दो बेटियां हैं, इनका भी गला घोट दें क्या? मुझे भी मार डालो, सारी बला टल जाएगी और तुम्हारे मन को शांति भी मिल जाएगी। कुलवंत ने गुस्से में कहा। कुलदीप को कोई जवाब नहीं सूझा तो चुप्पी लगा गया। इस तरह दोनों मियाँ बीवी एक सप्ताह तक लड़ते रहे। एक दिन अखबारों चैनलों में खबर आई कि एक निजी नर्सिंग होम का संचालक लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में पकड़ा गया। उसके अस्पताल में 2 गड्ढे थे जिसमें वह गर्भपात करके भ्रूण को फेंकता था। उन गड्ढों से न केवल भ्रूण जैसे मांस के लोथड़े मिले बल्कि हड्डियां तक बरामद हुई है जो नवजात बच्चों की लगती हैं। अच्छा ही हुआ उसने कर्म ही ऐसे किए हैं, मैं तो कहती हूँ उसे गोली मार देनी चाहिए, कसाई कहीं का। कुलवंत ने कहा। कुलदीप चुप ही रहा। सोचने लगा कि उसका क्या होगा। पैसा देकर सब मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। सजा तो गरीबों को होती है, पैसे वाले तो अपराध करके भी अपराधी नहीं होते। साला एक रास्ता मिला था वह भी बंद हो गया। बुदबुदाते हुए वह घर से बाहर चला गया। अभी तक तो कुलदीप इस बात से अनजान था कि उसके पत्नी के पेट में पल रहा शिशु क्या है, लेकिन अब जबकि वह जान गया कि वह कन्या शिशु है तो वह परेशान हो उठा। अब उसे इस शिशु को इस दुनिया में लाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। उसे याद आया अपनी बहनों की दुर्दशा, उनका दुख, दहेज के लिए आग में जलती बहन, दहेज के लिए घर से निकाल दी गई बहन, पति के दारूबाज निकल जाने से परेशान बहन, गरीबी और अभाव भरा जीवन जीती बहन, बलात्कार पीड़ित पड़ोसी की बेटी। उसके जेहन में एक भी तस्वीर ऐसी नहीं उभरी जहां उसे राहत मिले। वह परेशान हो उठा। उस रात वह सो नहीं पाया। इसी बीच उसके मन में यह खतरनाक विचार आया कि वह पैदा होते ही बच्ची को मार डालेगा। यह सोचकर एक बार तो वह कांप गया। नहीं, ऐसा वह नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि नहीं करेगा तो उसे खुद आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। फिर इनका हश्र क्या होगा? कहाँ जाएंगी माँ बेटी? नहीं, सभी को जिंदा रखने के लिए आने वाले को ही मारना होगा। इसी असमंजस में वह तब तक रहा जब तक कि तीसरी बेटी ने जन्म नहीं ले लिया। लेकिन उसके पैदा होते ही कुलदीप के अंदर बैठा शैतान जाग गया। उसके उस नवजात को माँ की गोद से उठा लिया और ले जाकर नहर में फेंक दिया। उस समय उसकी घरवाली बेहोश थी। जब वह होश में आई तो उसने कह दिया कि मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी। फेंक आया। लेकिन जिस तरह उसने उससे आंखें चुराते हुए यह बात कही, सच्चाई कुलवंत समझ गई। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, यह तुमने ठीक नहीं किया कुलदीप। यदि एक बेटी को पाल पोस सकते हो यदि एक बेटे को पाल पोस सकते हो तो एक बेटी को क्यों नहीं पाल पोस सकते थे? आगे वह बोल नहीं पाया। उसका गला रुध गया और आंखों में आंसू की गंगा बह निकली। कुलदीप को लगा कि कुलवंत के आंसुओं में उसकी नवजात बच्ची डूब और उतरा रही है। वह कांप उठा। अगले दिन नहर से उस बच्ची की लाश मिली। मोहल्ले में हो हंगामा हुआ और पुलिस ने खोजबीन करके कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच घरवाली की दशा देखकर कुलदीप भी टूट गया था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस अपराध में उसे सजा हुई जेल की। जेल में उसे ना नींद आती ना ही चैन। आंख लगते ही कुलवंत का रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता। कुलवंत के आंसुओं में डूबती तैरती नवजात बच्ची दिखाई पड़ती। बच्ची बचाओ बचाओ चिल्लाती। कई बार तो वह यह भी कहती, पापा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा क्या गुनाह है पापा, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करूँगी, जैसा चाहेंगे वैसे ही जीऊँगी, मुझे बचा लो पापा, मुझे मत मारो, मुझे मत फेंको, मेरे प्यारे पापा।
वह बगाकर उड़ बैठता, आसपास देखता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता। इसके बाद उसे नींद न आती। वह रात भर अपनी बैरक में टहलता रहता। किसी किसी रात वह सपना देखता कि नहर में बच्ची को फेंक दिया है। वह चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन वह हंस रहा है। उसकी हंसी देखकर बच्ची रोना बंद कर देती है। पानी में डूबने से पहले कहती है कि कुड़ी मार, तुझे जीवन में कभी चैन नहीं मिलेगा। किसी किसी रात उसे किसी गड्ढे में बहुत सारे मादा भ्रूण दिखाई देते, बच्चियों की हड्डियां दिखाई देती। साथ ही नजर आता क्रूरता से मुस्कुराता हुआ एक डॉक्टर का चेहरा। वह कहता कि देखा मैंने क्या किया है। तभी सभी भ्रूण लड़की बन जाते और डॉक्टर को उसी गड्ढे में धकेल कर उस पर मिट्टी डाल देते और खूब जोर जोर से हंसते हुए सभी चेहरे गायब हो जाते। डॉक्टर बचाओ बचाओ चीखता रहता, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आता। जेल में रहकर इस तरह के सपने देखकर कुलदीप लगभग पागल सा हो गया। वह जेल में ही रहकर चीखने लगा था कि हाँ, मैं कुड़ीमार हूँ, मैं कुड़ीमार हूँ, सभी कुड़ीमार हैं। फिर भी जेल में जब उनकी बेटियां और पत्नी उससे मिलने जाती तो वह कहता, मुझे देखने मत आया करो, मैं पापी हूँ, हत्यारा हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना कहकर वह रो पड़ता। उसकी बेटियां भी रोती और पत्नी भी। फिर वह संभलता और बेटियों से कहता कि तुम दोनों बेटी नहीं बेटा हो, तुम्हें यह साबित करना होगा। तुम्हारा बाप कायर था, हत्यारा निकला, लेकिन तुम अपनी माँ की तरह बहादुर बनना। तुम्हें मेरे माथे पर लगे कलंक को धोना होगा। उसकी बेटियों ने उसे निराश नहीं किया। दोनों पढ़ाई में अव्वल हैं, अपने दम पर पढ़ाई कर रही हैं। आज उनका एक सपना है। वह आश्वस्त हैं कि वह अपने सपने को जरूर साकार करेंगी, उनका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। इस आत्मविश्वास से वह लबरेज हैं। जेल से बाहर आने के बाद कुलदीप सिंह को यह जानकर बड़ी तसल्ली हुई, लेकिन जेल में अधिक चिंतन के कारण उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अक्सर उसे लगता है कि कोई उसके कान के पास जोर जोर से कुड़ी मार कह रहा है। वह बहुत देर तक इसे बर्दाश्त करता है, लेकिन जब सह नहीं पाता तो चिल्ला पड़ता है कि हाँ मैं कुड़ी मार हूँ, हाँ मैं कुड़ी मार हूँ। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। आप इसके मर्म को समझेंगे, इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।